हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे एक प्रॉपर डिटेल्ड मेल भी आया जहां पे बच्चों ने खड़ी बोली को लेके कुछ वीडियोस बनाने की बात की। तो बिल्कुल आपकी बातें मैंने सुनी और चूंकि हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस है, वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है, उसका जो पेपर 1 है, यानी कि जो प्रश्न पत्र 1 है, उसका जो खंड क है वो खुद खड़ी बोली की बात करता है। तो निश्चित तौर पे कि खड़ी बोली का उद्भव क्या है, उसका नामकरण कैसे हुआ और पद्य और गद्य में खड़ी बोली का विकास हमें कहां तक और कैसे दिखता है, इस पे वीडियो बनाना तो फिर जरूरी ही हो गया। तो फिर मैंने उस पे आज का ये जो वीडियो है ये उसी पे डेडिकेटेड है। हम बात करेंगे कि खड़ी बोली का नामकरण कैसे हुआ, कहां से वो हमको शुरुआत दिखती है और पद्य और गद्य में कहां से कहां तक इसका हमको वर्णन मिलता है या इसका प्रयोग दिखता है। अब जैसे खड़ी बोली के नामकरण को बहुत सारे, कोई कहता है खड़ी कड़ी शब्द से बना हुआ है कि बहुत ही कड़ी और व्याकरण से जुड़ी भाषा थी। कुछ लोग कहते हैं खड़ी खड़ी पाई के कारण इसका नाम पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि खड़ी जो है वो खरी शब्द से है। इन सभी विचारधाराओं, इन सभी बातों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर एक कंक्लूजन तक भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात ये कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी साहित्य का जो बैच है, जो बैच 9वां बैच है, जो नवंबर का बैच है, 15 तारीख को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। तो मैं थोड़ी डिटेल उसकी बाद में बता दूंगा। मीनवाइल अगर आप स्टडी IQ के ऑप्शनल्स के बारे में और हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के बारे में जानना चाहें तो आप studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। पर वीडियो देखिए, अपने ग्रुप्स में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ कभी प्रश्न पूछा करता हूं, उनके उत्तर देने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है, चलिए। तो खड़ी बोली नामकरण पे हम लोग देखेंगे, लेकिन सिर्फ नामकरण तक ये वीडियो महदूद नहीं रहेगा। हम और भी विषयों और भी बिंदुओं पे बात करेंगे जो खड़ी बोली से रिलेटेड है। तो बात की जाए सबसे पहले से कि खड़ी बोली, जिसे हम वर्तमान में अभी कहते हैं ना कि खड़ी बोली क्या चीज है। एक मिनट, इसको मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो खड़ी बोली को लेके असली नाम क्या है, कहां से आया है, देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और हिंदी साहित्य में मैं पढ़ाता भी हूं इसे, कि खड़ी बोली का जो नामकरण या जिस क्षेत्र के आधार पे इसको डिनोट किया जाता है, वो क्षेत्र बेसिकली वो क्षेत्र है जहां पे जब भी आप चाहे आर्य इन्वेजन की बात करें या किसी भी आक्रांता की बात करें जो भारत में आए और उन्होंने भारत में या तो शासन किया या भारत में आए लूट के गए, जब भी वो कम्युनिकेशन की बात करते थे तो ये उसी क्षेत्र में फैले जहां पे इस समय खड़ी बोली बोली जाती है। तो आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ईस्ट से आया या कोई वेस्ट से आया, दोनों जगहों से आए और आने के बाद उनका इंटरेक्शन जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ, वास्तविकता में खड़ी बोली वही सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। खैर, जिस बोली को वर्तमान काल में हम खड़ी बोली कहा जाता है उसका असली नाम कौरवी या देहलवी है। ठीक है, दिल्ली के आसपास की जो भाषा है। और आप सबको पता है कि शक, हूण, कुषाण से लेके मुगलों तक या इवन दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली केंद्र में रही। और वैसे ही जो ये खड़ी बोली या जो कौरवी जिसे हम कह रहे हैं, दिल्ली वहां पे भी केंद्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यह बोली मूलतः कुरु प्रदेश की बोली है, जिसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि के बीच का क्षेत्र शामिल है। यह भाषा पुरानी हिंदी के बाद से ही इसे पूरे क्षेत्र की जनबोली रही है। ठीक है, पूरे क्षेत्र की जनबोली रही है। क्योंकि बाहरी देशों से आए आक्रमणकारियों का संबंध, इसी बात की मैं बात कर रहा था, मूलतः इसी प्रदेश से रहा, अतः धीरे धीरे व्यावहारिक कारणों से इस बोली को समझना उनके लिए क्या हो गया, आवश्यक होता गया। व्यावहारिक कारणों से उनको समझना आवश्यक होता गया। कितनी अच्छी बात है कि एक बोली का जो विकास है, जो आज मैं जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूं या जिस भाषा में आप कमेंट करते हैं या इवन वैकल्पिक विषय में जिस भाषा में हम पढ़ाते हैं, उस बोली का विकास उतना सरल नहीं दिख रहा। उस बोली के विकास में बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे कोण हैं और बहुत सारे ऐसे भी विषय जुड़े हैं जो हमारे इतिहास तक जाते हैं। मैंने जहां वर्णन किया, आप भी खुद से सर्च कीजिएगा। क्योंकि देखिए एक मानव सुलभ जिज्ञासा जो होती है वो हर बात को खोजती है कि ये नाम कहां से आया। ये वीडियो भी कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आप में से बहुत से लोगों की जिज्ञासा थी। मैंने कहा बिल्कुल जिज्ञासा दूर कर देते हैं। ठीक, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद स्वाभाविक रूप से यह बोली व्यापक होती गई तथा इस पर कुछ फारसी प्रभाव भी पड़ने लगे।
कुछ फारसी प्रभाव भी पड़ने लगे। मैं बात ये करना चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं ना कि ये काम जरूर करना, अब ये जो नुक्ते वाली भाषा है, ठीक है, जहां पे हमको पता है कि कुछ जैसे लोग कहीं पे भी नुक्ता लगा देते हैं और कहीं भी हटा देते हैं, जब जब जाना नहीं होता है ना, जब जब जाना होता है। या आप बात करते हैं कि बहुत ही जलील और जलील का डिफरेंस, सागर और सागर का डिफरेंस, गलत और गलत का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। खैर उतनी डिटेल में ना जाइए, लेकिन ये तो समझिए कि डिटेल आई कहां से, जो मैं पीछे बता रहा हूं, ठीक है, कि इस पर कुछ फारसी प्रभाव भी पड़ने लगे और इसी बोली की जो अलग अलग शैलियों को हिंदुई, हिंदुस्तानी रेखता, यहां पे नुक्ता होना चाहिए वैसे, उर्दू तथा दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना गया। ये सारी शैलियां मूलतः कौरवी के ढांचे पर ही आधारित हैं और इनमें अंतर मात्र क्या है, शब्दों के अनुपात का है। तो कौरवी के ढांचे पर ही आधारित है और अंतर मात्र शब्दों का अनुपात का है। जब भी किसी भाषा को या उसके भाषा विज्ञान को पढ़िए ना, ठीक है, एक टर्म है इंग्लिश में एटिमोलॉजी, तो जब आप इनको देखिए ना तो थोड़े से डिटेल में जाने के प्रयास इसलिए भी कीजिए क्योंकि जैसे ही आप उसके डिटेल में जाते हैं आपको उसका इतिहास पता चलता है, कैसे बनी ये पता चलता है, और वहां से आपकी जानकारी में जो वृद्धि होगी वो उस भाषा या उस बोली की जो डिटेल्ड समझ है ना उसको बहुत मजबूत कर देगी। भविष्य में कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उस क्षेत्र में जाने पे आपको बहुत सहज महसूस होगा, आप जुड़ाव महसूस कर सकेंगे, ठीक है। इस कौरवी बोली को संभवतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहली बार खड़ी बोली के नाम से अभिहित किया गया, ठीक है। खड़ी बोली में खड़ी शब्द के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों में पर्याप्त विवाद की स्थिति है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कहां से खड़ी आया। तो हम कुछ भाषा वैज्ञानिकों की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं यहां पे कि जिसके पे मैंने बात की कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच नंबर 9 है, जो बैच नंबर 9 है, जो कि हमारा ये नवंबर का बैच है, ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज जुड़ी हुई हैं और हिंदी साहित्य से जुड़ी बहुत सारी विशेषताएं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट चाहे आप इसे स्टडी IQ IAS हिंदी पे देखें, स्टडी IQ मेन चैनल पे देखें या ऑप्शनल चैनल पे देखें, मैं विशेषताएं बता चुका हूं कि क्यों विशेष है, वो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके बैच नंबर 9 से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो बैच जो है वो 16 नवंबर को आप यहां पे देख सकते हैं कि 16 नवंबर को ये जो बैच है ये ओवर हो रहा है, मतलब 16 नवंबर को इसमें एडमिशन खत्म हो रहे हैं, दोपहर 1 बजे का बैच है। और करना क्या है, आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है। कोड कौन सा लगेगा, विकास लाइव। स्टडी IQ के किसी भी बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, किसी भी बुक को वहां से परचेज करना चाहते हैं, दिस कोड विकास लाइव कोड विल हेल्प यू। तो क्या करना है आपको, studiiq.com विजिट किया, राइट हैंड साइड पे ऑप्शनल मिल जाएगा, ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे, आपको सारे ऑप्शनल की जानकारी मिल जाएगी। वहां पे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पे जाइए, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में ये जो नवंबर का बैच है, यानी कि जो बैच नंबर 9 है, जो 16 नवंबर में जिसमें बैच में एडमिशन खत्म हो रहा है, उस पर क्लिक करके विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डिटेल आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे नीचे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। बाकी स्टडी IQ विजिट कीजिए, पूरा संसार आपका है, ठीक है। ठीक है, आता हूं वापस से कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का क्या मानना है कि खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक है। जो मैंने बताया ना कि खड़ा जो बना है वो कड़ी इससे बना हुआ है, ठीक है। इसका प्रयोग इसलिए करना पड़ा कि ब्रज भाषा की कोमल प्रकृति से खड़ी बोली का अंतर स्पष्ट दिखाई जा सके। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का यह कथन बहुत अनायास या अनर्गल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा था, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो आधुनिक काल है पद्य का खासकर, उसमें सबसे पहला जो काल हमको दिखता है वो क्या दिखता है, हमें दिखता है भारतेंदु युग। जो सबसे पहला दिखता है वो हमें दिखता है भारतेंदु युग, और उसके बाद आता है द्विवेदी युग। इसी द्विवेदी युग में चूंकि नाम रखा गया है किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे, ठीक है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और इसका काल क्या था, 1900 से 1918 था, ठीक है। इस दौरान द्विवेदी जी ने जो जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया वो था भाषानुशासन। भाषानुशासन, ठीक है। भाषानुशासन का मतलब क्या कि बहुत हो गई ब्रज भाषा में कविताएं, हिंदी भाषा या खड़ी साहित्य खड़ी बोली में कब रचनाएं की जाएंगी, और फिर हमको बहुत सारी रचनाएं हमको देखने को मिलती है, अभी हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस युग का बहुत योगदान है, और इस युग से पहले आने वाले इस भारतेंदु युग का भी बहुत बहुत योगदान है, जब हम खड़ी बोली को साहित्य में प्रॉपर पिरोया हुआ देखते हैं।
तो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो ये जो खड़ी है, ये कठोरता वाला जो शब्द यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि कठोरता से जुड़ा हुआ है, कड़ी से जुड़ा हुआ है, बहुत से विद्वान मानते हैं, खासकर यहाँ पे धीरेन्द्र वर्मा जी का नाम लिखा मैंने, ठीक है। ठीक, बात की जाए उसके आगे की तो मैंने इसकी बात कर ली। खैर, गारसा दत्तासी, ठीक है, गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी को मैंने कहां पढ़ाया है बताइए? जब हम शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो एक व्यक्ति है जिसने फ्रेंच में इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, कालक्रम के हिसाब से नहीं है, वर्ण क्रम के हिसाब से है। उसकी किताब का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो गारसा दत्तासी तथा चंद्रपल्ली पांडे का मानना है कि खड़ी का संबंध खरी या शुद्ध से है। इसकी भी मैंने बात की ना कि खड़ी या शुद्ध से है। उनके अनुसार यह नाम इसलिए देना पड़ा कि इसे अरबी फारसी से प्रभावित रेखता, ठीक है, रेखता या उर्दू शैली से अलग रूप में प्रस्तुत किया जा सके, ठीक है। तो क्या है खरी या शुद्ध? लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस पे डिबेट करते हैं कि शुद्ध हिंदी क्या है, तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात करते हैं। लेकिन जो बोलचाल की भाषा में डेवलप हो चुका है, हम कितने शब्द अन्य भाषाओं के बोलते हैं हमें नहीं पता। इस पे भी मैं एक वीडियो कर चुका हूं, एक डिटेल वीडियो आप बोलेंगे तो फिर ले आऊंगा कि अमूमन हम जिस भाषा को कहते हैं कि ये शुद्ध हिंदी है, वास्तविकता में शुद्ध हिंदी की जो परिभाषा हमने गढ़ रखी है उस परिभाषा में तो वो नहीं आती है, ठीक है। तो उर्दू शैली रूप से प्रस्तुत किया जा सके। ग्राहम बेली ने स्पष्ट किया कि खड़ी बोली शब्द अंग्रेजी के स्टैंडिंग शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है मानक तथा परिष्कृत भाषा, यानी कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वहां से निकला है क्या खड़ी। खड़ी मतलब स्टैंडिंग, मतलब स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है उस आधार पर इसका नाम खड़ी बोली पड़ा, ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी का क्या मानना है कि इस बोली को खड़ी बोली इसलिए कहना पड़ा कि यह अकारांत, ठीक है, यह अकारांत या आकारांत बोली है। अब इसमें जिसमें आ और इसमें खड़ी मात्रा लगती है आकारांत, जिसमें जैसे आपने लिखा ना कि जैसे आपने बोला कि आयात, तो ये जो खड़ी दिख रही है ये आकारांत में आ गया, अकारांत या आकारांत में। तो जबकि ब्रज कन्नौजी और बुंदेलखंडी जैसे पश्चिमी उपभाषा के अन्य बोलियां जो क्या है ओकारांत है या इकारांत है, अतः खड़ी पाई के अधिक प्रयोग के ही कारण यह खड़ी बोली बनी। तो ये बात कौन कह रहे हैं? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। तो अब यहां पे हमको बहुत सारे वर्जन मिल गए, लेकिन एक कंक्लूजन पे भी हमें आना पड़ेगा, हम उसकी भी बात कहीं ना कहीं करेंगे, ठीक है। इन सभी मतों में से यद्यपि किसी एक मत को पूर्णतः स्वीकार करना संभव नहीं है, तथापि ऐसा लगता है कि खड़ी का संबंध खरी से हो सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि र का, ठीक है, ड़ के रूप में उच्चारित होना। आप अगर आप बिहार में जाए तो वह ड़ कहते हैं कि जैसे एक आजकल बड़ा फेमस भी हो रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो यही प्रभाव है। हालांकि बिहार में आपको बहुत दिखेगा र का ड़ का। जैसे हमारे गुरुदेव थे वो रोल नंबर नहीं कहते थे, रोल नंबर कहते थे। वो र का ड़ दिखता है, प्रभाव बिहार में बहुत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये भाषाई जो वहाँ की विस्तार है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो र का ड़ के रूप में उच्चारित होना भी इस बोली के अपने स्वभाव के अनुकूल है। तथा दूसरा यह कि हिंदी की प्राय सभी पूर्ववर्ती भाषाओं का नामकरण किसी न किसी गुणवाचक विशेषण के रूप में हुआ है। जिस तरह संस्कृत का अर्थ संस्कारित भाषा से है, पाली का अर्थ पंक्तिबद्ध भाषा से है, प्राकृत का अर्थ जन भाषा से है, अपभ्रंश का अर्थ भ्रष्ट या संस्कारहीन भाषा से है, उसी तरह खड़ी बोली का नामकरण भी किसी गुण पे आधारित होना चाहिए, किसी गुण पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। यह संयोग नहीं है कि लल्लू जी लाल की रचना प्रेम सागर, लल्लू लाल जो थे उनकी रचना प्रेम सागर से पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें अर्थ क्या बताया गया? प्योर हिंदी बात की गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी खरा ही से जो खरा है या जो खरी है इसके सेंस में ही उन्होंने बोला है, ठीक है, खरी के सेंस में ही बोला है उन्होंने, ठीक है। समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि यह खड़ी बोली नामकरण का संबंध बोली के खरेपन से है, बोली के खरेपन से है। यह बोली जो कौरवी के नाम से आरंभ से प्रचलित थी, 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही खड़ी बोली के नाम से क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। किस नाम से प्रसिद्ध हो गई? खड़ी बोली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक प्रश्न और है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आते ही आप किसी एक विद्वान का नाम बताइए जो उसका नाम बहुत अटैच होता है फोर्ट विलियम कॉलेज से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। खैर, पद्य भाषा के रूप में अगर हम खड़ी बोली के विकास की बात करें तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में मैंने अभी जिस इसकी बात की कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया और साहित्य जगत में ये नेता मान लिए गए। खुद में बहुत उस प्रकार के साहित्यकार नहीं थे कि आपको बहुत पद्य या बहुत गद्य मिलेगा, लेकिन भाषाई जो अनुशासन था ना उसको बनाने में, जहां से खड़ी बोली में रचनाएं शुरू हुई, आप भारत भारती को पढ़िए, आपके सिलेबस में है, आपको वहां पे पढ़ के पता चलेगा कि खड़ी बोली का कितना प्रभाव पड़ा। लोग समझे ना भाई, ब्रज और अवधि में लिख के अगर बड़े स्तर पे हम नहीं समझा पा रहे हैं, जैसे जो
बंदा भोजपुरी बोलता है या जो अवधी बोलता है, हो सकता है उसको खड़ी बोली समझ में आ जाए, लेकिन जो खड़ी बोली बोलता है उसको वो बोली क्या जो खड़ी बोली बोलता है उसको ब्रज, अवधी या भोजपुरी समझ में आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके प्रयासों से द्विवेदी युग में पद्य और गद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार कर लिया गया। अयोध्या सिंह, अयोध्या प्रसाद खत्री, डॉक्टर गौरी दत्त, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित श्रीधर पाठक। अब श्रीधर पाठक का नाम किससे जुड़ता है ये भी मुझे बताइएगा, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, जो रोमांटिसिज्म की बात होती है क्या उससे नाम जुड़ता है बताइएगा। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का आंदोलन का नेतृत्व किया। हरिऔध ने मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास रचा और उसकी भूमिका में लिखा कि यदि उसमें कांतता और मधुरता नहीं आ पाई है तो यह मेरी एक मिनट सॉरी, तो यह क्या है, अगर नहीं आ पाई है तो क्या है, यह मेरी विद्या बुद्धि और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि खड़ी बोली में वो कांतता और मधुरता है। ठीक है, खड़ी बोली में वो कांतता और मधुरता है, अगर तो नहीं आ पाया है तो खड़ी बोली में कोई दिक्कत नहीं है। मैं शायद उस स्तर तक ना ले जा पाया हूं। ये अपने आप में एक बड़प्पन को दर्शाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसा इतना मूर्धन्य साहित्यकार जब इस स्तर पे कोई बात लिखता है तो निश्चित तौर पे ये बताता है कि दिल से कितने वो सक्षम थे और कितने ज्यादा वो जिसे हम एक इंग्लिश में शब्द कहते हैं डाउन टू अर्थ थे। ठीक, वो यहाँ पे दिखता है। ठीक, इस युग में खड़ी बोली कविता की भाषा बन गई, लेकिन कविताएं प्राय इतिवृत्तात्मक थी और यही चीज आपको भारत भारती के साथ भी देखने को मिलती है। मैत्री शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित श्रीधर पाठक की कविताएं इस दृष्टि से देखी जा सकती हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैत्री शरण गुप्त की भारत भारती को अगर आप देखें तो उसमें 3 खंड है ना, भविष्य खंड जो लास्ट खंड है, कहीं ना कहीं उस खंड में भी इसके झंकार मिलते हैं। बाकी जो भूतकाल का है यानी कि जो अतीत खंड है, वर्तमान खंड है, जो भविष्यत खंड है, इन तीनों में झंकार तो मिल जाती इतिवृत्तात्मकता की। ठीक है, अपने सब सेवक समूह पर स्वामी का आदर सत्कार प्रायः घटा बढ़ा करता है सदा प्रयोजन के अनुसार। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। ठीक है, बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। श्रीधर पाठक, स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं इतिवृत्तात्मक ही सही लेकिन खड़ी बोली पिरोई जाने लगी थी कविताओं में। ठीक है, छायावाद में पहली बार खड़ी बोली काव्य भाषा के चरम स्तर पर पहुंची। पंत प्रसाद निराला महादेवी की रचनाओं भावना, कल्पना, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, लयात्मकता, ध्वन्यात्मकता के कारण काव्य गुण पूरी तरह से उपलब्ध हुए। इन कवियों ने समास गुण का अद्भुत प्रयोग किया। निराला जी की राम की शक्ति पूजा इसका अप्रतिम उदाहरण है। इन कवियों ने अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों के शब्दों का अनुवाद और नए शब्द गढ़ने का कार्य भी किया, तो अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम थी जो छायावादी कवियों ने चलाई। जब हम कहते हैं कि छायावाद को बहुत ज्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए तो हम उस समय द्विवेदी युग के श्रेय को कम नहीं कर सकते। जो शुरुआत होती है ना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास अगर कहा जाए, यद्यपि खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में 19वीं शताब्दी में ही प्रमुखता से उभरी, किंतु इसमें साहित्य की दीर्घ परंपरा मध्यकाल से ही विद्यमान रही है। गद्य भाषा के रूप में भी इसका इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब अकबर के समकालीन कवि गंग ने हिंदी की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, आपने कई बार का नाम सुना होगा, ठीक है, लिखी। इसके बाद 1710 में सूरती मिश्र ने बैताल पच्चीसी की रचना की और 1714 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। इसके अतिरिक्त दक्षिणी हिंदी में तो साहित्य की शुरुआत ही गद्य से हुई और यह सारा साहित्य खड़ी बोली के ही एक विशेष शैली का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और खैर आगे देखा जाए इसके, अगर मैं आगे की बात करें तो 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में गद्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का तीव्र विकास हुआ। अब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को कैसे भूल सकते हैं, उनके नाटकों को कैसे भूल सकते हैं, भारत दूरदर्शन को कैसे भूल सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा को कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, जिसके मूल कारणों में आधुनिकता का आगमन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ईसाई मिशनरियों व नवजागरणवादियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाना तथा गद्य का साहित्य के केंद्र में आना प्रमुख रहा। इस तीव्र विकास में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फोर्ट विलियम कॉलेज के चारों अध्यापकों लल्लूलाल, सदल मिश्रा, इंशाअल्लाह खां तथा सदा सुखलाल, मैं इनका नाम वैसे आप लोग से लिखवाना चाह रहा था पर चूंकि इसमें लिखा हुआ है
लेकिन कोशिश कीजिएगा इनके बारे में पढ़ने की कि नासिक उपाख्यान, बहुत नाम सुना होगा आपने इसका, किसकी रचना है? इन चारों में से किसकी रचना है? लल्लू लाल सदल मिश्रा, इंशाल्लाह खां, सदा सुखलाल में से किसकी रचना है? जरूर बताइएगा, ठीक है। ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा लक्ष्मण सिंह और शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद ने भी बहुत योगदान दिया गद्य में हिंदी साहित्य के विकास में, ठीक है। आगे चल के भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र ने भी शिव प्रसाद सितारे हिंद की परंपरा को आगे बढ़ाया तो बालकृष्ण भट्ट और श्रद्धाराम फिलोरी, ओम जय जगदीश हरे, आपने सुना होगा ना, कौन रचयिता है? श्रद्धाराम फिलोरी, ठीक है, ने लक्ष्मण सिंह जैसी शैली का प्रयोग किया, ठीक है। कुल मिलाकर 20वीं शताब्दी के आगमन तक खड़ी बोली गद्य में निर्विवाद रूप से स्वीकृत हो चुकी थी और अब भाषाई द्वैत की समाप्ति का समय था, जिसने उसे गद्य भाषा के साथ साथ पद्य भाषा के रूप में भी क्या किया? स्थापित किया। गद्य भाषा के रूप के पद्य भाषा के रूप में भी स्थापित किया। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले भी यहां पे बता चुका हूं। जब मैं आपको बताया तो मैंने एक चीज को मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब आप अगर मैं बात करूं द्विवेदी युग की बात करूं, अगर मैं द्विवेदी युग की बात करूं, ठीक है, द्विवेदी युग से पहले अगर आप देखेंगे, या आप कह सकते हो भारतेंदु युग को भी जोड़ लेते हैं, अगर आप इससे पहले देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे कि अगर 95% पद्य लिखा जाता था तो कहीं 5% या इससे भी कम, मैं तो कहता हूं कि लगभग 1% के आसपास आपको गद्य देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब खड़ी बोली आती है, स्थिति चेंज होती है और जो गद्य होता है वो लगभग 90% पे आ जाता है और जो पद्य होता है वो कहीं ना कहीं 10% के आसपास चला जाता है। लेकिन फिर भी जिस चीज सबको हम सबसे ज्यादा इसमें देखते हैं वो क्या है? खड़ी बोली और खड़ी बोली का प्रयोग, ठीक है, बहुत ज्यादा स्तर पे उसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पे हमने बात की खड़ी बोली और उसके विकास की। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @officialvikas करके, ठीक है, इसको स्कैन करके वैसे जुड़ सकते हैं, या आप जब टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके @ लिखेंगे, ठीक है, आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके आप लिखेंगे @ और फिर उस आगे ऑफिशियल विकास टाइप करेंगे तो सीधे मेरा चैनल आ जाएगा, उस चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की जब मैं बात करता हूं तो इसका जो बैच नंबर 9 है वो 16 नवंबर को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। दोपहर 1 बजे से कक्षाएं होती हैं। सबसे ज्यादा अंकदायी विषय है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाला विषय है, हिंदी अंग्रेजी दोनों के छात्र ले सकते हैं, ठीक है। और खास बात क्या कि एक रूपता जो होती है ना, जो पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आ जाती है, उसको दूर करता है। भाई कहानियां पढ़नी है, आपको उस कहानी में डूब जाना है और उसमें डूबते डूबते आपको नंबर मिल जाएंगे। और फिर मैंने आपको जो 850 नंबर की थ्योरी बताई थी कि अगर आपको IAS बनना है प्रॉपर तो ये 850 नंबर आपको टारगेट करने चाहिए और 850 नंबर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। और वहां तक पहुंचाने में हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो करना क्या है, studiiq.com विजिट करके आप क्या कहते हैं, ये दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाले जो 16 नवंबर वाला जो बैच है इसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेट ना करें, ठीक है, लेट ना करें। करना क्या है, studiiq.com विजिट करके आप विकास टाइप कोड का प्रयोग करना ना भूलें, ठीक है। चलिए बाकी किसी और टॉपिक पे आपको अगर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए, टेलीग्राम चैनल द्वारा हमें बताते रहिए, सूचित करते रहिए, हम उस पर वीडियो लेके जरूर आएंगे। आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।